गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आज दोनों क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 13, इसमें असर्शन गिवन है। इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस नहीं हो रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडियल दिया हुआ है, ठीक है। रीज़न क्या दिया हुआ है? इन एन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेज बट द करंट इंक्रीजेज। चलिए इसे देखते हैं कैसे लॉजिक लगाना है। सबसे पहले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो या स्टेप अप हो, दोनों ही केस में हम आइडियल केस में अगर लेंगे तो क्या क्या कहते हैं? हम कहते हैं पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 13, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। अगर हम बात करें एनर्जी की तो इसे हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये एनर्जी पावर बेसिकली क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम। या आपने वहाँ भी देखा होगा वर्क पर यूनिट टाइम इज़ पावर, वर्क पर यूनिट टाइम इज़ पावर। तो ये हो गया इनपुट के लिए, ये हो गया इनपुट के लिए, ये हो गया आउटपुट के लिए। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में नो लॉस, है ना। तो इसी को ध्यान में रख के देखते हैं। अगर सेम टाइम की बात करें तो ये टाइम जो है वो सेम लेके चल रहा है, तो एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, क्योंकि पावर दोनों में सेम होती है। अच्छा, P इक्वल टू क्या होता है? वी आई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। ये किस केस के लिए है? इनपुट के लिए है, और ये किसके लिए है? आउटपुट के लिए है। तो इनपुट और आउटपुट जब इनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल है, तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डाउन होगा तो करंट इंक्रीज होगा। तो सिंपल है कि ये जो है इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है और दोनों इक्वल है। तो इस केस में आइए फिर से पढ़ते हैं। इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहला वाला तो सही है, ठीक है। तो पहला वाला जो है ऑप्शन असर्शन सही है। इन एन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेज बट द करंट इंक्रीज। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन दोनों ही सही है, और जो बी है जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसका ऑप्शन ये बनेगा जाके ए, इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव द रेडियो वेव शोज मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट, रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन द इंफ्रारेड वेव। तो इसके लिए तो मैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए। देखो सबसे पहले तो आप 3 लाइनें याद रखेंगे विब की ओर, है ना। तो यहाँ पर वी आई बी जी वाई ओ आर आपको याद रखना है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद सारी चीज़ें वायलेट, वायलेट के ऊपर जस्ट क्या होगा? यूवी, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के ऊपर एक्स रे। ये आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ऊपर होता है गामा रे, है ना। और रेड सबसे नीचे क्या है? रेड। तो रेड के नीचे क्या होगा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के नीचे होगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव उसके नीचे आता है रेडियो वेव, फिर लॉन्ग रेडियो वेव, है ना। रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। हालांकि उन्होंने लॉन्ग रेडियो वेव और ये सब नहीं बताया है, उनका रेडियो वेव। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कहने का इसकी वेवलेंथ कम होती है। हम अगर विजिबल स्पेक्ट्रम को ही ध्यान में रखें तो हम पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब इस तरफ जो है वो क्या इंक्रीज हो रहा है? वेवलेंथ। और इस तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी। ये तो आपने देखा भी होगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा ऊपर गामा रेस की होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरफ के लिए, ऊपर के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, नीचे के लिए वेवलेंथ। ओके, हमने अपना चार्ट बना लिया। अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल कह रहा है, अच्छा इसके बाद एक और ज़रूरत पड़ेगी जब हम डिफ्रैक्शन देखते हैं ना, जैसे डिफ्रैक्शन, तो ये जो बीच की स्लिट विड्थ है, ये स्लिट विड्थ मान लो ई, कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में ए ली हुई है ना, ए भी ले सकते हैं और ई भी ले सकते हैं, है ना। तो ये स्लिट की विड्थ है, और ये मान लीजिए स्क्रीन है, तो यहाँ से जो लाइट रे आती है वो डिफ्रैक्ट होकर इस तरीके से चली जाती है। डिफ्रैक्शन यही तो होता है ना। अगर हम इसमें सीधी स्क्रीन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसे एंगुलर विड्थ भी बोलते हैं। तो अगर एंगुलर विड्थ की बात की जाए तो एंगुलर विड्थ जो होता है वो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ई, या फिर और मैं लैम्डा अपॉन ए भी कह सकते हैं। ये जो विड्थ है ना, ये वाली जो विड्थ है, तो लैम्डा अपॉन ए। तो एंगुलर विड्थ किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना।
तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? अगर इधर देखें इंफ्रारेड दी हुई है, दूसरी कौन सी दी है? रेडियो वेव, है ना। एक तो ये है, एक ये है रेडियो वेव। तो इसमें वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? रेडियो वेव की। तो ऑब्वियसली डिफ्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा? रेडियो वेव का। चलो देखते हैं ऑप्शन। रेडियो वेव शोज मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट, इसका मतलब जो असर्शन है वो करेक्ट है, इसका डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो असर्शन जो है हमारा, असर्शन वो ट्रू हो गया। ओके दूसरा क्या कह रहा है? रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन द इंफ्रारेड वेव। रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, इसकी कह रहा है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इंफ्रारेड से। ऑब्वियसली यहाँ पर आपने पहले से याद किया, वो टिक लगाया है, फ्रीक्वेंसी ऊपर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब जो असर्शन है वो ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है ना। तो असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा? असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स। ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। ओके थैंक यू।